नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें बताते हैं। साथ ही आपके लिए बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी लेकर आते हैं। इसके अलावा हाजिर बाजार की खबरें, देश भर के मंडियों का हाल भी हम आपको देते हैं। किसानों के लिए अपडेट ये है कि जो भी किसान हमें देख रहे हैं उनके लिए सलाह है कि वो अपनी शिकायतें, अपनी परेशानियां हमसे शेयर करें। ये ईटी नाउ स्वदेश का मंच आपके लिए है, ताकि आपकी शिकायतों को हम देश को दिखा सके, पॉलिसी मेकर सरकार को दिखा सके। अब हर खेत की कहानी हम सरकार तक पहुंचाएंगे। सिर्फ आप अपने खेती किसानी का वीडियो बनाएं, फोटो खींचे या फिर मैसेज के जरिए अपने संदेश को भेजें और आपकी हर बात को हम इस प्लेटफॉर्म के जरिए देश भर में पहुंचाने की कोशिश करेंगे। नंबर है 9136934065। इस नंबर पे आप अपनी समस्याएं हमें भेज सकते हैं और शाम के शो में हम आपकी आवाज़ उठाएंगे। चलिए, सबसे पहले अपने मेहमानों से परिचय करा दें। आज हमारे साथ 3 मेहमान हैं जो आज आपकी मदद करने वाले हैं कि बुलियन मार्केट में क्या करना है और साथ ही मेटल्स एनर्जी मार्केट में किस तरह की चाल रहेगी। साथ ही एग्री मार्केट पर भी राय लेंगे। दिनेश सोमानी है प्रो इंटेलीट्रेड सर्विसेज से, मोतीलाल ओसवाल से नवनीत दवानी हैं और साथ ही भूपेश शर्मा है बीकानेर से, टेक्निकल एनालिस्ट है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। शुरुआत चांदी से करेंगे। चांदी आज अच्छी मजबूती आज फिर से दिखा रही है, 1,25,000 के आसपास। नवनीत जी, चांदी पर आप लोगों की अच्छी रिपोर्ट थी कल, क्या लग रहा है चांदी की नई रिपोर्ट के बारे में? आप खुद बताएं, और क्या नए टारगेट अब क्या दे रहे हैं चांदी को लेकर? विश्वमोहन जी, हम काफी दिनों से चांदी का अंडर परफॉर्मेंस देखते हुए आ रहे हैं। इस साल में गोल्ड के मुकाबले देखा जाए तो चांदी ने करीब करीब बराबर का परफॉर्मेंस किया है, पर पिछले 2-3 सालों में गोल्ड ने एक बहुत ही बड़ा अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिया था। अब ऐसा लग रहा है कि टाइम चांदी का आ गया है और यहाँ से जो मोमेंटम है वो करीब करीब चांदी को 1,35,000 बाय दिवाली और 1,50,000, 1,52,000 तक बाय द एंड ऑफ द ईयर या अगले 12 महीने के अंदर ले जाएगा। फंडामेंटल फैक्टर्स अभी भी काफी स्ट्रांग है। हम 5 साल से डेफिसिट देखते हुए नजर आ रहे हैं। डिमांड साइड सिनेरियो बहुत इंप्रूव होता हुआ नजर आ रहा है। चाइना की तरफ से इन्वेस्टमेंट डिमांड भी आ रही है। चाइनीज ज्वेलरी डिमांड, डोमेस्टिक ज्वेलरी डिमांड भी चांदी का बहुत हद तक कैनिबलाइजेशन हो रहा है गोल्ड के मुकाबले। तो कुल मिला के डिमांड साइड स्टोरी हैज बीन वेरी रोबस्ट। उसके साथ साथ ईटीएफ इन्वेस्टमेंट भी अगर आप देखें तो आईसीएल इन्वेस्टमेंट्स बहुत हद तक बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं कंपेयर टू हम जो गोल्ड में देख रहे हैं। प्लस डोमेस्टिक लेवल पे अगर आप चांदी के ईटीएफ देखेंगे तो बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट आपको चांदी में देखने मिल रहा है, जहाँ पे करीब करीब 25 से 26,000 करोड़ के आसपास का एयूएम सिर्फ चांदी के ईटीएफ में हो गया है। तो कुल मिला के बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक बाय साइड सिनेरियो डेवलपमेंट होता हुआ नजर आ रहा है। एंड ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो मोमेंटम है वो कंटिन्यू रह सकता है अगले 6 से 12 महीने की अवधि के लिए भी। $47 एक शायद छोटा सा पिट स्टॉप हो सकता है, इसके बाद $50 से $52 के आसपास हम चांदी को जाते हुए देखते हैं, जो कि इवेंचुअली डोमेस्टिक स्तरों में करीब करीब 1.5 लाख रुपए का भाव होगा। तो बाय ऑन डिप्स की यहाँ पे रणनीति रखनी चाहिए। नाउ करंट मौजूदा भाव सही भाव है कि नहीं, थोड़ा सा डिफिकल्ट है कहना, बिकॉज जो मोमेंटम है करीब करीब 1,15,16,000 से प्राइसेस को 1,25,26 तक ला चुका है। तो हमने रिपोर्ट में भी यही मेंशन किया है कि 1,20,000 से लेके आसपास आपको जहां पर भी मिले वहां पर आप एग्रेसिवली बाइंग का रुख वापस पकड़ सकते हैं, जहां पे प्राइसेस आपको फिर से करीब करीब 15 से लेके 20-22% के अपसाइड आने वाले 1 से सवा साल में दे सकते हैं। कि 1 से सवा साल में 15 से 20% की तेजी दिख सकती है। 1,20,000 का लेवल दिखे तो आप चांदी खरीदे, करंट लेवल पे ना खरीदे। ये सलाह नवनीत जी की तरफ से। ये मोतीलाल ओसवाल की जो रिपोर्ट आई है चांदी को लेकर, उसका जिक्र वो कर रहे थे। लगातार 5वें साल यहाँ पे डेफिसिट है। कई सारे सेंट्रल बैंक्स ने भी चांदी के एक्यूमुलेशन की तैयारी शुरू कर दी है। रूस ने तो अपना नया रिजर्व बना दिया है। सऊदी सेंट्रल बैंक की तरफ से भी खरीदारी दिखी थी, और साथ ही जिस तरह से एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट्स और साथ ही सिल्वर ईटीएफ, डिजिटल सिल्वर, ये तमाम ऐसे एवेन्यूज़ हैं जहां पे खरीदारी देखने को मिल रही है। आप बताइए दिनेश जी, आपकी राय चांदी को लेकर आज, और पोजिशनली कैसी दिख रही है चांदी आपको? बिल्कुल विश्वमोहन जी, पिछले 3 दिन का अगर हम जायजा देखते हैं कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार के निरंतर 1,26,200, 1,26,400 के लेवल्स पर सिल्वर बार बार रेजिस्टेंस फेस करती है। वहां से 1,24,400, 500 के आसपास आती है। और साइमल्टेनियसली गोल्ड हमने देखा, गोल्ड ने बहुत अच्छा मूव दिया है, सिल्वर वहीं के वहीं पर रुके। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक प्रेशर सिल्वर में हमें बिल्कुल देखने मिल रहा है। आज के लिए मेरी निजी राय है कि 1,25,050 के आसपास सिल्वर में एक शॉर्ट सेल क्रिएट किया जा सकता है। डाउनसाइड 1,24,100, 1,23,300 के लेवल्स मुझे नजर आते हैं। 1,26,000 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। कोई पोजिशनल लेवल पर अगर इसको खरीदना चाहता है तो आई थिंक 1,21,000, 1,22,000 के आसपास वहीं पर ही फ्रेश लॉन्ग इनिशिएट करना चाहिए।
हाल फिलहाल मुझे लगता है कि इसमें लॉन्ग से थोड़ा सा बच के रहना चाहिए, इससे प्रेशर बिल्डअप हो रहा है। प्राइजेस यहाँ से करीब करीब 2,500 से 3,000 रुपए नीचे अगर आती है तो वहां लॉन्ग इनिशिएट किया जा सकता है। तो बिल्कुल यही राय नवनीत जी की भी थी कि यहाँ पे खरीदारी ना करें, आप वेट करें नीचे के भाव आने का। और आपने आज के लिए और इस हफ्ते के बचे हुए कारोबारी दिन के लिए ये कॉल भी दिया है कि आप 1,25,000 के ऊपर के भाव पर सेल करके जाएं। 1,23,300 तक भी भाव नीचे आ सकता है, यहाँ से 3,000 रुपए तक की भी गिरावट आप देख रहे हैं। आप भूपेश जी बताइए, चांदी पर आपकी राय क्या है? जी नमस्कार विश्वमोहन जी। चांदी नमस्कार। पर ओवरऑल ट्रेंड और मोमेंटम अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है, परंतु वही मेरी भी सलाह रहेगी कि नीचे में 1,23,500 या 1,22,500 के आसपास कहीं भी चांदी मिलती है तो वहां पर जो रिस्क रिवॉर्ड रहेगा वो मैचेबल रहेगा। तो मुझे लगता है कि दोनों के बीच में कहीं भी भाव मिलते हैं तो एंट्री करनी चाहिए, जिसका स्टॉप लॉस 1,21,500 के नीचे का रखा जाए। 1,26,500 1,28,500 के लक्ष्य एक बार फिर से देखने को मिल सकते हैं। ये चांदी को लेकर आपकी तरफ से भी राय आ गई है। गोल्ड आज हालांकि शुरुआती कमजोरी से अब वापस से यहाँ पर सपाट कारोबार दिख रहा है। शुरुआती बाजार में 300 रुपए के आसपास की कमजोरी दिख रही थी, अब फिर से 1,09,000 पे आ गया है। नवनीत जी, गोल्ड में क्या लग रहा है? गोल्ड को लेकर क्या रिपोर्ट है सर? हमने 3-4 दिनों में गोल्ड के जो प्राइस में एक्शन देखा है वो चौंकाने वाला है। हमने टाइम एंड अगेन गोल्ड के प्राइस में हर रोज करीब करीब 700 से लेके 1,000 रुपए की बढ़त देखी है और नॉन स्टॉप करीब करीब 14 ट्रेडिंग सेशन से ये बढ़त बढ़ते ही जा रही है। तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत अनिश्चितता है जो मार्केट फैक्टर इन कर रहा है, जो हमें थोड़ी सी हजम होने में दिक्कत हो रही है। कंफ्यूज माहौल है विश्वमोहन जी, और मुझे लग रहा है कि यहाँ से इंक्रीमेंटली रिटेल निवेशक किस एग्रेशन में बाय करना चाहिए वो थोड़ा सा क्वेश्चनेबल लग रहा है। कुल मिला के एक रीजनेबल करेक्शन आए तो बेहतर एंट्री लेवल रहेंगे, बट इस लेवल पे मुझे नहीं लगता कि गोल्ड में रिटेल निवेशकों को कुछ भी तरह से इंटरवेंशन करना चाहिए। मेरे हिसाब से 1,08,000 1,08,200 के आसपास फिर से एक बाइंग की रणनीति बनानी चाहिए। 1,07,700 आपका स्टॉप लॉस रहेगा और कुल मिला के आपको 1,09,000 9,500 तक के भी लेवल देखने मिल सकते हैं। बट करंट मौजूदा भाव पे मैं थोड़ा सा अवॉइड करना चाहूंगा और साइड में वेट करना चाहूंगा एक करेक्शन के लिए। ओके, तो ये सलाह गोल्ड में आपकी तरफ से। आप बताइए सोमानी जी, आपकी राय क्या है? गोल्ड में क्या करें अभी? जी बिल्कुल, इस वीक हमने देखा है गोल्ड में करीब करीब 5.5% की तेजी आई है 1,04,000 के लेवल से। पिछले हफ्ते में भी 1,09,800 तक के लेवल हमें देखने मिले हैं। तो एक बड़ा मूव ऑलरेडी आ चुका है। मुझे लगता है आज का दिन जो है ये कंसोलिडेशन फेज रहेगा। प्रोबेबली मुझे लगता है कुछ कमजोरी भी हो सकती है। कल के ऊपर के लेवल से हमने 1,000 रुपए का फॉल आता हुआ देखा है। आई थिंक 1,09,200 के आसपास इसमें शॉर्ट सेल क्रिएट किया जा सकता है। मुझे नीचे में नीचे 1,08,600 8,800 ये लेवल, मतलब ऊपरी लेवल से 400 से 600 रुपए की अभी मंजिल नजर आती है। इंट्राडे प्लेयर्स ने 200 रुपए बढ़ने का वेट करना चाहिए। वहां शॉर्ट सेल क्रिएट किया जा सकता है। 1,09,450 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे ये कॉल मात्र इंट्राडे के लिए है। इसका बुलिश मोमेंटम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और आने वाले समय में पॉसिबली ये न्यू हाई भी दिखा सकता है। इंट्राडे के लिहाज से शॉर्ट सेल करके जाइए और पोजीशन अपनी स्क्वायर ऑफ कर लेना चाहिए। ओके, तो ये सिर्फ ये कॉल इंट्राडे के लिए से कैरी ना करें, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। तो आप यहाँ से अगर 200 रुपये ऊपर भाव मिले तो शॉर्ट कर सकते हैं। नीचे 1,08,800 का, और स्टॉप लॉस का भी ध्यान रखिएगा 1,09,450 का। भूपेश जी, गोल्ड पर आप क्या कहेंगे, क्या करना चाहिए ट्रेडर्स को? जी, जैसा मैंने अभी कहा कि गोल्ड का ट्रेंड और मोमेंटम मजबूत बना हुआ है और मुझे लगता है कि इसमें आज भी है ना, इसका ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। 1,08,800 के आसपास या 1,08,700 के आसपास बाजार मिलता है तो इसमें 1,08,650 या 450 का स्टॉप लॉस लगाकर इसमें बाइंग करी जानी चाहिए। और इसमें 1,09,300 1,09,450 तक के लक्ष्य संभावित रहेंगे। और इसमें भी एक डिस्क्लेमर इंक्लूड करें, क्योंकि ये कॉल सिर्फ आज के लिए लागू है, इंट्राडे। तो ये गोल्ड के लिए हालांकि थोड़ी कॉन्ट्रा कॉल है, लेकिन आपको लग रहा है कि यहाँ पे 200 से 1,09,200 तक के टारगेट दिख सकते हैं। तो एक रेंज हो सकता है कि आज इंट्राडे में रेंज हो, इस रेंज में आप प्ले करने की सलाह दे रहे हैं। चलिए कच्चे तेल की बात करते हैं। कच्चे तेल में आज फिर से तेजी है, लगातार तीसरे दिन ये तेजी दिख रही है। करीब 1% की तेजी इंटरनेशनल मार्केट में दिख रही है, आधे पौन % की तेजी घरेलू बाजार में भी भाव है। ये आज की जो खबर है जो सपोर्ट कर रही है, वो जो इजरायली सेना ने जो दोहा में हमास पर जो हमले किए हैं उस वजह से चिंताएं बढ़ी है और फिर से सप्लाई
रिस्क की चिंता यहाँ पर हावी हुई, उसका सपोर्ट यहाँ पर मिल रहा है। नवनीत जी, क्रूड में क्या करना चाहिए, यहाँ से और तेजी दिख रही है क्या? विष्मोहन जी, क्रूड के प्राइसेस में हमें एक अच्छा खासा करेक्शन देखा था पिछले करीब 15 दिन में। करीब 6000 प्राइस गिरते गिरते 5400 रुपए तक आ गए थे, लार्जली बिकॉज ओपेक प्रोडक्शन बढ़ाएगा और रशिया के साथ जो सेटलमेंट होने की बात हो रही थी उसके चलते रशियन ऑयल भी इजीली अवेलेबल हो जाएगा, जिसके चलते एक रीजनेबल करेक्शन देखने मिला। लार्जली ये सारे फैक्टर्स मार्केट ने ऑलरेडी डाइजेस्ट कर लिए हैं एंड वापस एक जो नॉर्मलाइज ट्रेंड है क्रूड ऑयल प्राइसेस का ऊपर की तरफ का, वो पकड़ने लग गया है। मेरे हिसाब से हर डिप एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। मीडियम टर्म की अवधि में आपको क्रूड के प्राइस में एक अच्छा इजाफा देखने मिल सकता है। और जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जो लास्ट कुछ दिनों में थोड़ी सी थम गई थी, वो मिडिल ईस्ट में फिर से गरमाने लगी है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि यहाँ से करीब करीब 150 से 200 रुपए की बढ़त आपको अगले 4-5 सेशन में ट्रेडिंग में देखने मिल सकती है। तो 5550 के आसपास बाइंग की रणनीति बनाइए, 5450 का आप स्टॉप लगाइए, करीब करीब 200 से 250 रुपए का अपसाइड देखने मिल सकता है। ओके, तो ये है क्रूड को लेकर। दिनेश जी, ऑप्शंस में कुछ मौके हैं क्या? क्रूड में अगर किसी को ट्रेड करना हो ऑप्शंस के जरिए, तो किस तरह से ट्रेड करना चाहिए आज? जी विश्वमोहन जी, बिल्कुल मुझे लगता है क्रूड एक दायरे में ही ट्रेड कर रहा है। 5420 डाउन साइड और 5620 अप साइड, ये 200 रुपए की रेंज में ही बाजार ट्रेड कर रहा है। इसको बढ़ाने के लिए कितनी भी पॉजिटिव न्यूज आए, वॉर लाइक सिचुएशन हो जाए, हमास इजराइल का लड़ाई हो जाए, लेकिन ये आधा % ज्यादा से ज्यादा ऊपर खुलता है, फिर अपने सामान्य लेवल पर आ जाता है। तो पुट के जरिए से अगर कोई ट्रेड करना चाहता है तो 5600 की पुट 110 में बाय करना चाहिए। 80 रुपए की स्टॉप लॉस, 170 रुपए का टारगेट देखा जा सकता है। आई थिंक 5620 जब तक क्रॉस नहीं करता है, मुझे दोबारा ये 5500 के नीचे आता हुआ नजर आता है। ओके, तो 5620 हर्डल है, अगर उसको क्रॉस नहीं करता है तो यहाँ पे आपको गिरावट दिख रही है, 5500 के नीचे भी आने की संभावना दिख रही है। तो 5600 के स्ट्राइक की पुट खरीद सकते हैं। भूपेश जी, आप क्या सलाह देंगे क्रूड पर? जी, क्रूड में जो ट्रेंड और मोमेंटम है वो दोनों ही नेगेटिव बने हुए हैं। 5600 के आसपास कहीं भी वायदा मिलता है तो इसमें बिकवाली की सलाह रहेगी। 5650 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाएं। 5550, 5510 तक के भी लक्ष्य इसमें दिखाई दे सकते हैं। और अगर पोजिशनल व्यू अगर बात करी जाए तो मुझे लगता है कि क्रूड जब तक 5650 के ऊपर मल्टीपल डेज क्लोज नहीं देता तब तक तो इसमें तेजी एक बार करना मुश्किल रहेगा। चलिए, क्रूड के बाद अब बात करते हैं मेटल्स की। मेटल्स में आज कॉपर सपाट है 905 के करीब, जिंक 275 के ऊपर है, लेड 181 के नीचे हल्की गिरावट दिख रही है, एल्युमिनियम भी 256 के करीब है, हल्की तेजी यहां पर दिख रही है। नवनीत जी, बेस मेटल्स में कहां आपको लग रहा है कि दिन के दौरान तेजी बढ़ सकती है? आपका कन्विक्शन किस साइड है मेटल्स में? थोड़ा स्ट्रगल हम पूरे बेस मेटल कॉम्प्लेक्स में लास्ट कुछ दिनों में देख रहे हैं, जहां पे सुबह के सत्र में हमको पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिल रहा है और शाम तक पूरे गेन्स खत्म हो जाते हैं। तो मेरा मानना यह है कि कॉपर और जिंक दोनों ही मेटल में एक बेस बनता हुआ नजर आ रहा है और दोनों ही इसमें पॉजिटिव मोमेंटम डेवलप होगा। हमने करीब करीब 98 हाफ से डॉलर इंडेक्स को 97 हाफ तक करेक्ट होते हुए देखा है और चाइना के आंकड़े थोड़े से मिक्स्ड है, बट डिमांड साइड स्टोरी अभी भी काफी ठीक लग रही है। जिंक की जो इन्वेंट्रीज है बहुत शैलो है, कॉपर की इन्वेंट्रीज भी शंघाई में कम हो रही है, कॉमेक्स में घटती हुई नजर आ रही है, बट एलएमई में बढ़ रही है। तो फंडामेंटल मिक्स्ड है, बट बायस थोड़ा सा पॉजिटिव की तरफ है। एलएमई पे करीब करीब 10,000 का एक रेजिस्टेंस बार बार कॉपर पकड़ के वहां से करेक्शन दे रहा है। मुझे लगता है कि अगले 2-4 दिनों में जब ये रेजिस्टेंस पार हो जाएगा तो एक रीजनेबल अपसाइड आपको देखने मिल सकता है। तो बाय ऑन डिप की रणनीति यहाँ पे कॉपर में रहेगी, 900 के आसपास बाय करिए। 892 आपका स्टॉप लॉस रहेगा और 920-925 तक के टारगेट दिख पाएंगे। ओके, 892 का एसएल याद रखिएगा, 920-925 तक भी ये काउंटर जा सकता है। पोजिशनल राय है कॉपर को लेकर। आप क्या सलाह दे रहे हैं दिनेश जी? आपकी टॉपिक क्या होगी बेस मेटल्स में? जी विश्वमोहन जी, सुबह सुबह इसमें मोमेंटम बनता है और शाम तक ये दोबारा ठंडा हो जाता है, मतलब लौट के घर पर आ जाता है। ये कॉपर का कई बार देख लो 906 907 जाता है, फिर दोबारा 901 के लेवल इसमें आ जाते हैं। सेम इज द केस विद जिंक एंड एल्यूमिनियम। बट मुझे लगता है कि आज एल्यूमिनियम 255-50 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, ट्रेड कर रहा है, तो ये एक 10 पिक होना चाहिए। या मौजूदा स्तर पर भी आप बाय कर सकते हैं। 253 की स्टॉप लॉस लगाए और 259 का अपसाइड टारगेट मुझे नजर आता है। कॉपर की जो मेरी कंटिन्यूस कॉल चल रही है 901 902 के आसपास खरीदारी करने की, 895 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए और 911 का अपसाइड टारगेट मुझे नजर आता है। 911 आपको भी लग रहा है? 905 पे खरीदने की सलाह, 901 क्या इससे यहाँ पे लगा लीजिएगा। भूपेश जी, आपकी टॉपिक क्या है बेस मेटल्स में? टॉपिक रहेगी एक मंथली बेसिस के हिसाब से रहेगी और एक डेली बेसिस के लिए रहेगी।
तो मंथली बेसिस के हिसाब से मैं कहूंगा कि मुझे जिंक का बाजार सबसे अच्छा लगता है अभी। और जिंक के बाजार में 273 272 के आसपास कहीं भी बाजार मिलता है तो 270 का स्टॉप लॉस लगाकर इसमें खरीदारी करें। 280 और 285 का लक्ष्य इसमें संभावित रहेगा एंड ऑफ द मंथ तक। और वहीं अगर आज के लिए बात करें तो 901 रुपए या 902 रुपए में कॉपर मिलता है तो खरीदारी करें। 899 के नीचे का स्टॉप लॉस रहेगा। 907 और 909 के टारगेट पॉसिबल रहेगा। तो ये सलाह है बेस मेटल्स को लेकर। तीनों ही एक्सपर्ट कॉपर पर बुलिश हैं, यानी आपके लिए कोई भी कंफ्यूजन नहीं है बेस मेटल्स में। तीनों ने कॉपर खरीदने की ही सलाह दी है। चलिए वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद नेचुरल गैस की भी बात करेंगे और एग्री मार्केट में क्या कुछ हो रहा है, कहां आपके लिए वहां पर मौके निकल रहे हैं, और साथ ही यूपी में खरीफ सीजन की क्या रिपोर्ट है, वहां पर क्यों बम्पर पैदावार का अनुमान है, ये रिपोर्ट आपको बताएंगे। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मुनाफे की मंडी। नेचुरल गैस की एक चाल देख लेते हैं। नवनीत जी, नेचुरल गैस आज के सत्र में कमजोर है, 272 के आसपास है। ओवरऑल ट्रेंड कैसा दिख रहा है आपको? यहां से क्या करना चाहिए जो ट्रेड करना चाहते हैं एनजी में? वेल, नेचुरल गैस में थोड़ा सा तेजी का रुख फंडामेंटली डेवलप होता हुआ नजर आ रहा है, बट टेक्निकल पैरामीटर्स पे देखें तो लास्ट 3-4 दिनों में स्ट्रगल कर रहा है। बार बार ये अटेम्प्ट कर रहा है 277 278 के आसपास जा रहा है और वहां से करेक्ट होकर 270 के आसपास आ जाता है। तो कुल मिला के एक रेंज बन गई है। अगर ये 268 तोड़ेगा तो इसमें करेक्शन का रुख आ सकता है और 275 277 के ऊपर टिकेगा तो ही तेजी का रुख आएगा। नहीं तो मुझे लगता है कि अगले 2-1 दिन ये इसी रेंज में ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। तो ओवरऑल बायस थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पे है। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए, बट जब तक ब्रेकआउट नहीं आता है कन्विंसिंगली इसको चेस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, बिकॉज नेचुरल गैस टिपिकली विंटर सीजन में काफी वॉलेटाइल रहता है और इन्वेंट्री का भी इस बार खास ध्यान रखने वाला माहौल रहेगा। ओके, चलिए एनजी पे व्यू आ गया है। अब फटाफट से एग्री मार्केट की चाल देखते हैं। हल्दी आज सबसे तेज दिख रहा है एनसीडीएक्स के काउंटर में, 12,200 के करीब है। आप बताइए भूपेश जी, मसालों में आपकी टॉपिक क्या होगी? अभी फिश के सेमिनार से भी आप आए हैं, वहां क्या कुछ निकल कर आ रहा है? ओवरऑल तीनों काउंटर में कहां लोग ज्यादा बुलिश थे इस बार? जी, तीनों काउंटरों की बात करी जाए तो सबसे ज्यादा मजबूत काउंटर धनिये का रहेगा। धनिये में मुझे लगता है कि 8,100 के आसपास कहीं भी धनिया मिलता है तो 7,900 का स्टॉप लॉस लगाकर इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। अपसाइड में मुझे लगता है कि 8,550 8,800 तक के लक्ष्य एक बार पुनः देखे जा सकते हैं। वहीं अगर दूसरे नंबर की बात करें तो मुझे लगता है टीएमसी के बाजार में 11,800 का स्टॉप लॉस लगाकर इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। अपसाइड में 12,500 13,100 तक के भी लक्ष्य संभावित हो सकते हैं। और सबसे कमजोर बाजार अभी भी जीरे का रहेगा। हो सकता है कि कोई पुल बैक आ जाए 20,120 500 तक। अन्यथा अगर चार्ट पर देखा जाए तो अभी भी बाजार लैकलस्टर है। जीरा सबसे कमजोर लग रहा है और 13,100 पहला टारगेट, 12,500 13,100 हल्दी का दिख रहा है पोजिशनल बेसिस पे, और धनिया आने वाले समय में 8500 रुपए तक जाता भी आपको दिख रहा है। सुमानी जी, आपकी राय क्या है पूरे ही मसालों पैक में? जी बिल्कुल, 86 के लेवल से धनिया गिरकर 8600 के लेवल से ऑलमोस्ट 8200 के आसपास आ गया है। अब ये एक सही लेवल है जिसका करेक्शन जो मूवमेंट आई थी 8-9% की करेक्टिव फेज खत्म हो गया है। आई थिंक 8150 8200 के आसपास जो है अक्टूबर का धनिया कॉन्ट्रैक्ट निश्चित तौर से बाय करना चाहिए। पोजिशनल को ट्रेड करे तो 7800 का स्टॉप लॉस लगाए, दोबारा 86 और 88 के लेवल हमें देखने मिल सकते हैं। हल्दी में पुल बैक रैली पॉसिबली आ सकती है, 12,100 12,150 के आसपास बाय करना चाहिए, 12,600 का लक्ष्य, और मुझे लगता है कि 11,800 का स्टॉप लॉस सेम जो भूपेश जी का है। जीरा मैं थोड़ा सा विपरीत व्यू रखता हूँ। जीरा मुझे लगता है कि एक बार 20,400 के लेवल से दिखा सकता है मौजूदा स्तर, या मुझे लगता है कि 19,500 के आसपास जीरा खरीदारी करना चाहिए। 19,100 का स्टॉप लॉस मेंटेन करे। ऊपर मुझे लगता है कि 20,400 का लेवल पॉसिबली जीरा दिखा सकता है। यहाँ पर सप्लाई थोड़ी सी कम हुई है, डिमांड निकल कर आ सकती है त्योहारों की, और साथ ही साथ जो मुझे लगता है कि नेक्स्ट सोइंग का जो सीजन आएगा वहां पर सोइंग घटकर आएगी, वो प्राइसेस को एक बार निश्चित तौर से सपोर्ट कर सकती है। ओके, यानी तीनों ही मसालों पे आप बुलिश हैं। आपको लग रहा है कि यहाँ से 1,000 रुपए ऊपर जीरा जा सकता है। यहाँ हल्दी में भी तेजी लिख रही है और 8,600 से 8,800 आपको धनिया भी जाता दिख रहा है। छोटा जवाब सर दे दीजिए, कैस्टर को लेकर आपने एक ट्रेड दिया है, सुमानी जी क्यों दिया है? ये थोड़ी सी रिकवरी फेज मुझे लगती है कैस्टर में, पॉसिबली 6680 का लेवल है जहां पर कैस्टर में खरीदारी निकल कर आ सकती है। 6840 मुझे पॉसिबली अपसाइड लगता है और 6700 का स्टॉप लॉस। निचले लेवल जो बार बार 6600 से पुल बैक आ रहा था वो 6700 क्रॉस नहीं कर रहा था। टेक्निकली बेस्ड कॉल है मेरा, तो आई थिंक मौजूदा स्तर पर आप बाय करो।
6600 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके 6840 के लेवल्स प्रोबेबली कैपेसिटी दिखा सकता है। ओके, तो 6840 के टारगेट के साथ कैस्टर खरीदने की सलाह है। शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, आप लोगों ने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया। धन्यवाद। चलिए, लेकिन जाते जाते आपको यूपी में खरीफ सीजन में बम्पर खेती का अनुमान है, क्योंकि मौसम इस बार साथ दे रहा है यूपी के लिए, और इस बार जो खेती का एरिया है वो भी नॉर्मली, यानी जो 5 साल का औसत एरिया है उससे काफ़ी ज़्यादा है। 5 साल का जो औसत एरिया है यूपी में खरीफ के एरिया की बात करें तो 115 लाख हेक्टेयर के आसपास है, और इस बार खेती करीब करीब 138 लाख हेक्टेयर में हुआ है, यानी पिछले साल की तुलना में 11% ज़्यादा एरिया में खेती हुई है। धान की एरिया में सबसे ज़्यादा 13.5% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि ऑल इंडिया बेसिस पे जो बढ़ोतरी हुई है धान की खेती के एरिया में वो करीब 4.5% है, तो उससे 3 गुना ज़्यादा, यानी और यूपी में इस बार बम्पर धान की और चावल की पैदावार होने की उम्मीद है। यूपी क्योंकि चावल और गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, और साथ ही वहाँ पर ज्वार की खेती में भी यूपी दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, तो इन तीनों फसलों की इस बार अच्छी क्रॉप है। लेकिन गन्ने को लेकर थोड़ी चिंता ज़रूर है, कि क्योंकि गन्ने की खेती में हल्की गिरावट दिखी है। अब वहाँ पर करीब 27 लाख हेक्टेयर में गन्ने की खेती हुई है, और बाजरा की खेती में 34% की तेजी आई। तो ये रिपोर्ट है खरीफ फसलों की यूपी को लेकर। चलिए, इसी नोट पर मुनाफे की मंडी को यहीं समेटेंगे। ब्रेक के बाद इक्विटी मार्केट का रुख करेंगे, जहां पर हम आपके लिए वायदा बाजार का पूरा एक्शन लेकर आएंगे। एफएनओ जंक्शन में जल्द लौटते हैं।